और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। और उसी ये यूनिट 1 में टाइम ऑफ सप्लाई हमने कवर किया है। 1 बाय 1 आप वीडियो देखते रहना, तो आपको अलग अलग कंसेप्ट मिलेगा। पहला टाइम ऑफ सप्लाई मिलेगा, फिर आपको कंपोजिशन लेवी का वीडियोस मिलेगा, एंड देन उसके बाद जो मिलेगा वो सप्लाई से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेगा, बराबर ना। और जितने भी केस स्टडीज है, हाउ केस स्टडीज कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। नाउ सप्लाई, तो गुड्स एंड फॉरवर्ड चार्ज। तो गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज में क्या रूल है? तो रूल ये है कि आपको इनवॉइस जब इशू कर देना है, एंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस मीन्स व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मीन्स जब आप गुड्स को रिमूव करते हो फैक्ट्री गोडाउन या डिलीवर करते हो या मेकिंग अवेलेबल करवाते हो, उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू कर देना है, या उससे पहले, या फिर इनवॉइस इशू कब किया है। तो आपको इनवॉइस कब इशू करना है और इनवॉइस इशू किया है, वो दोनों में से जो भी डेट पहले आता है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बराबर, यहाँ पे पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट कब हुआ है, अगर वो पहले भी हो चुका है तो वो टाइम ऑफ सप्लाई के आंसर में नहीं आता है, बराबर। नाउ एडवांस यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि एडवांस नॉट रिलेवेंट ड्यू टू द नोटिफिकेशन ऑफ नंबर 66 बाई 2017। नाउ गुड्स मींस रिवर्स चार्ज में क्या होता है, तो रिवर्स चार्ज में आपको 3 डेट देखनी पड़ती है, रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ पेमेंट एंड 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस। यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ द गुड्स इज इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ रिसिप्ट मीन्स व्हाट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, एंड डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट में भी 2 डेट्स आर गिवन। जब आपने बुक्स ऑफ एंट्री में, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की है, वो वाला डेट, या रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट में से डेबिट हुआ है वो वाला डेट, वो दोनों में से जो भी अर्लियर आएगा वो आपका डेट ऑफ पेमेंट बनेगा। यानी भी डेट ऑफ पेमेंट भी कौन सा बनेगा आपका, कि दोनों विच एवर इज अर्लियर। यानी आपने बुक्स में कब लिखा है, रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में कब लिखा है, और रेसिपिएंट ने अपने बैंक में से कब डेबिट हुआ है वो देखा है, वो दोनों में से जो भी पहला आएगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। यहाँ पे सप्लायर ने कब डेबिट किया है, सप्लायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रेसिपिएंट को गुड्स कब मिला है वो डेट, रेसिपिएंट का डेट ऑफ पेमेंट क्या है, वो 2 डेट दिया है, उसमें से जो भी पहले आएगा वो, एंड 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस। 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस मीन्स जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है उसके बाद 30 डेज आपको काउंट करने का, यानी 31st डेट जो आता है वो आपको कंसिडर करने का। एंड अगर इसमें से भी डिटरमाइन नहीं होता, तो जब आपके रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री की है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। नाउ व्हाट इज अ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो सर्विस के केस में अगर इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया है और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया है, वो दो डेट देखा जाता है। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया है, जैसे जैसे इस सर्विस का प्रोविजन खत्म होता है उसके बाद 30 डेज के अंदर, या 45 डेज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज, ऐसा है। तो एनबीएफसी के केस में 45 डेज है और नॉर्मल में 30 डेज है। उस दिनों में उन जैसे ही प्रोविजन ऑफ सर्विस खत्म होता है तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। तो अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देते तो आपका डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर आप 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं करते तो फिर आपका डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी जैसे आपने सर्विस प्रोवाइड करना कब खत्म किया और आपका डेट ऑफ पेमेंट क्या है, वो दोनों में से जो भी पहला आएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर इनवॉइस आपने टाइम पे इशू किया है तो आपका डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सॉरी टाइम पे इशू किया है तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर रिवर्स चार्ज है सर्विस के केस में, तो यहाँ पे आपको रेसिपिएंट की डिटेल देखनी पड़ेगी। तो डेट ऑफ पेमेंट एंड 60 डेज ऑफ फ्रॉम द इनवॉइस, यानी जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है उसके बाद 60 डेज आपको ऐड करना है और 61st डे जो आता है वो आपको कंसिडर करना है। और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे ये देखा जाता है रेसिपिएंट। और डेट ऑफ पेमेंट क्या है, अगर वापस जब भी आपको डेट ऑफ पेमेंट पूछा जाता है रिवर्स चार्ज में, तो याद रखने का कि रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री हुआ है, रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री हुआ है एंड रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट में जब डेबिट हुआ है, वो दोनों में से जो भी पहले डेट आता है वो आपका डेट ऑफ पेमेंट बनता है। हमेशा ये याद रखने का आपको कि डेट ऑफ पेमेंट बनता क्या है। तो डेट ऑफ पेमेंट हमेशा 2 बनता है, डेट ऑफ रेसिपिएंट के बुक्स में एंट्री कब किया है एंड सेकेंड वन आपके रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट में कब ये डेबिट हुआ है। तो ये दोनों में से जो भी पहले आएगा वो आपका आंसर बनेगा।
नाउ एसोसिएटेड एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया में है, उससे अगर क्या किस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट किया जाता है, तो डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, ये दोनों में जो भी पहले आएगा वो आपका बनेगा। ना वाउचर के केस में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करते हैं, तो वाउचर के केस में बहुत सिंपल है। अगर आपको जब जिस दिन वाउचर इशू करते हैं तब आपको पता है कि ये वाउचर किस पर्पस के लिए इशू किया गया है। इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, तो उस केस में जिस दिन वाउचर इशू हुआ है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, इन दैट केस डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इज इंपॉर्टेंट, यानी जिस दिन को आपने रिडम्पशन किया है वाउचर का, वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। दोनों केस में ऐसा है, गुड्स के केस में भी ऐसा है और सर्विस के केस में भी ऐसा है, तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ डेट ऑफ इशू अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन वाउचर इशू किया है वो आपका बनेगा, और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन बन जाएगा। और रेसिडुअल केसेस में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल करते हो तब, या डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, वो जो भी पहले आएगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। नाउ अगर कोई वैल्यू में एडिशन होता है, जैसे इंटरेस्ट लगता है या ऐसा कुछ भी, लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई वो लेट फीस, पेनल्टी या इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, तो वो भी सिंपल है कि आपको ड्यू डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सच एज एडिशन इन वैल्यू, मीन्स जिस दिन इंटरेस्ट, पेनल्टी या कुछ भी एडिशनल वैल्यू लगता है उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम उससे ये कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़े बहुत एमसीक्यूज पढ़ेंगे, और आप उसका आंसर देने की कोशिश करना। जो अंदर प्रिंटेड आंसर है इट मे बी रॉन्ग, आपको अपना दिमाग लगा के आंसर बताना है। A Limited removes goods from its warehouse on 5th September and issue invoice on the same day. मीन्स देखो, गुड्स उसने वेयर हाउस से 5 सितंबर को रिमूव किया और उसी दिन उसने इनवॉइस इशू कर दिया। अब एडवांस ऑफ ₹4,50,000 वॉज रिसीव्ड ऑन 21 अगस्त, एडवांस पेमेंट मिला है अगस्त में, यानी सितंबर से पहले पेमेंट मिल गया है एडवांस, और बाकी का 10 सितंबर को मिला है। तो ये ध्यान रखो कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बट ध्यान रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कौन सा केस है पहले ये आपको आइडेंटिफाई करने का, ये फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, तो ये पहले ये आइडेंटिफाई करने का। तो अगर रिवर्स चार्ज लिखा होगा तो अंदर लिखा होगा रिवर्स चार्ज, यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड चार्ज है। फिर ये गुड्स का केस है या सर्विस का केस है वो आइडेंटिफाई करने का, तो ये गुड्स का केस है, बराबर। और फिर आपको यहाँ पे गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट इज नॉट रिलेटेड, यहाँ पे पेमेंट कब मिला है, पेमेंट आपको पहले मिल चुका है, तो क्या आपका टाइम ऑफ सप्लाई 21 अगस्त माना जाएगा, तो आंसर इज नो, बराबर। अब बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिफ्थ, यहाँ पे आपने गुड्स इनवॉइस इशू किया है 5 सितंबर को, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 5 सितंबर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन, machine is assembled and made available to the buyer on 20th अक्टूबर, यानी मशीन को असेंबल किया और बायर को अवेलेबल करवा दिया 20 अक्टूबर, ये भी गुड्स का केस हुआ। इनवॉइस इज इशूड ऑन 23 अक्टूबर, यानी इशू टाइम पे इशू, इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ अब आपका गुड्स असेंबल किया है यानी मेकिंग अवेलेबल करवाया है, वो डेट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया था, अब इनवॉइस डेट नहीं देखा जाता। एंड एडवांस ऑफ 50,000 वाज रिसीव्ड ऑन 17 सितंबर, यानी पहले तो आपको एडवांस मिल चुका है, तो क्या 17 सितंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, या 20 अक्टूबर या 23 अक्टूबर, व्हाट इज, और बैलेंस पेमेंट आपको 4 नवंबर को मिला है, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, 20 अक्टूबर, 20th अक्टूबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now goods are removed on 24 June. Invoice is issued on 25th June. Payment is made on 15th July. What is the time of supply? So in that case, it is a very simple case. Goods are removed on 24 June, and goods के case में when goods are removed, that will become your time of supply. So that is why 24 June is the answer. Now next one, toys are removed on 24 June. Invoice is issued on 25th June. Here also toys means goods and it is removed on 24 June. Invoice is issued on 25th June. Advance 23rd June, यानी पहले मिल चुका है advance, and balance 50,000 paid on 15th July. What is the time of supply in this case? 24th June, because on 24th June goods are removed from the factory or warehouses, whatever is the cases. Now next one, Dhriti Enterprise issue invoice on May 11.
for goods taxable under reverse charge. Now here you have to focus because it is a reverse charge. Means अब धृति एंटरप्राइज इशू इनवॉइस, अब आपको May 11 नहीं देखना है, आपको तुरंत उसके अंदर 30 डेज ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आएगा जून 11. ओके. नाउ गुड्स रिसीव्ड ऑन May 12, पेमेंट रिकॉर्डेड ऑन May 30, बैंक डेबिट ऑन May 31. तो देखो आपका डेट ऑफ पेमेंट क्या बना, तो आपको ध्यान रखना है कि मे पेमेंट रिकॉर्डेड May 30 को हुआ एंड बैंक डेबिट ऑन May 31 हुआ, तो आपको सबसे पहले पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट ढूंढना है, तो इसमें डेट ऑफ पेमेंट 30 May हुआ. चलो अब आपको ध्यान रखना है कि 30 May वो आपका डेट ऑफ पेमेंट है. गुड्स रिसीव्ड ऑन May 12 है, और यहाँ पे 3 कंडीशन देखा जाता है आपका, यानी आपको गुड्स कब मिला है रिवर्स चार्ज में, डेट ऑफ पेमेंट क्या है वो वाला आपको देखना जाता है. और यहाँ पे हाँ इनवॉइस आपका 30 डेज में इशू हो जाना चाहिए. तो देखो धृति एंटरप्राइज इशू इनवॉइस ऑन May 11, तो अब उसको May 11 है तो वो डेट नहीं देखना है आपको, जून 11 आपको देखना है, जून 11 आपको देखना है. और उसके केस में अब गुड्स रिसीव हुआ है May 12, तो आप सीधा देख सकते हो कि गुड्स आपको रिसीव हुआ है May 12 को, पेमेंट आपका मिला है May 30 को, बैंक डेबिट हुआ है 31 को, तो ये 30 एंड 12 और जून 11 ये आपके कंपैरिजन में आएंगे, तो आपके रडार में आंसर आता है May 12 विल बिकम योर आंसर. ब्रिज एंड कंपनी रिसीव्स गुड्स ऑन May 12, अब गुड्स उसको मिलता है May 12 को, इनवॉइस इशूड ऑन May 4, अब May 4 को इनवॉइस इशू कर दिया है, तो आपको जून 4 आपका टाइम हो, यहाँ पे May 4 इंपॉर्टेंट नहीं है. पेमेंट मेड ऑन May 30, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, तो हियर May 12 will become answer, B will become your answer. Pillar and Company Corporation receives goods on June 12, goods June 12 को मिलता है. Invoice issued on May 4, invoice आपने May 4 को, अब आपको June 4 देखना है. Payment made on July 3, पेमेंट आपका बाद में हुआ है. ओके, इन दैट केस पेमेंट बाद में हुआ है, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपका आंसर बनेगा जून 4, ये आपका प्रॉपर आंसर है, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 डेट दिए, 3 डेट दिया है. इनवॉइस इशूड तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनवॉइस इशू हमें बेस देता है 30 डेज ऐड करने के लिए. हमने जब 30 डेज ऐड किया और 31st डे जो आया वो जून 4 आया, तो आपको जून 4, जून 12 एंड जुलाई 30 ये तीनों के बीच में कंपैरिजन करना था, तो आपका आंसर आया जून 4, यानी सी आंसर बना आपका. नेक्स्ट वन, वाउचर इशूड ऑन 5th June फॉर हेयर स्टाइलिंग सर्विस, मीन्स यहाँ पे आपको वाउचर आइडेंटिफाइबल है. जब आपने वाउचर इशू किया है तो इट इज आइडेंटिफाइबल कि कौन से पर्पस के लिए हेयर स्टाइलिंग सर्विस. रिडीम्ड ऑन 4 सितंबर, अब उसको रिडीम किया 4 सितंबर, तो आप बताइए 5th June आएगा या 4 सितंबर आएगा, 5th June विल बिकम योर आंसर. तो बी, क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल, और आइडेंटिफाइबल के केस में यही आंसर होता है. नेक्स्ट वन, फूड कूपन सोल्ड ऑन 9th August, रिडीम्ड ओवर 6 months, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी यहाँ पे आपको फूड कूपन इशू किया गया है. ओके, और वो 9th August को इशू किया है, और उसको रिडीम्ड ओवर 6 months, यानी 6 महीने के अंदर अंदर आप जब भी चाहो तब इशू कर सकते हो. यहाँ पे आपका व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो आंसर बनेगा डेट ऑफ रिडीम्शन. व्हाई डेट ऑफ रिडीम्शन, बिकॉज आपको फूड कूपन दिया है, बट फॉर व्हाट पर्पस यू आर यूजिंग द कूपन, फॉर व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर यूजिंग द कूपन, दैट इज नॉट असर्टेनेबल और दैट इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ कूपन्स. तो इसलिए वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ रिडीम्शन बनेगा, क्योंकि फूड कूपन यूज हुआ है बट फूड कूपन का यूज आपको पता है नहीं पता है, तो इसलिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जब आपने रिडीम किया है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. नाउ कन्वेंशन हॉल बुक्ड ऑन 6 May with 3000 advance, function held on 15th September, invoice issued on 27th October, balance paid on 3rd November, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ₹3000 आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो आपने 6 May को एडवांस पेमेंट किया 3000 का, फंक्शन हो यानी हुआ 15 सितंबर, इनवॉइस इशूड ऑन 27th October, बैलेंस पेड ऑन 3rd November, एंड टाइम ऑफ सप्लाई फॉर
3000, ये 3000 जो एडवांस पे किया है उसके लिए आपको टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट यानी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे है ना, ये कौन सा केस है, ये सर्विस का केस है बराबर। और यहाँ पे 6 मई को आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, यानी पेमेंट आपका पहले हो चुका है। और आपने फंक्शन 15 सितंबर को हुआ है एंड इनवॉइस इशूड ऑन 27 अक्टूबर, यानी इनवॉइस आपको 30 डेज के अंदर अंदर इशू कर देना था जब आपका सर्विस प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विस कब पे हुआ है, फंक्शन 15 सितंबर, यानी आपको इनवॉइस इशू करने के लिए 15 अक्टूबर तक का टाइम था, बट आपने लेट फाइल किया है 27 अक्टूबर। तो ये 27 अक्टूबर आपके आंसर में से निकल जाएगा। आपको कंपेयर करना है 15 अक्टूबर एंड मई 6, उसके बीच में कंपेयर करना है। तो आपका ऑब्वियसली आंसर बनेगा 6 मई बन जाएगा, क्योंकि आपने एडवांस उस टाइम पे कर दिया है। तो A will become your answer. Now same scenario is about time of supply for 12,000, यानी बैलेंस जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। देखो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने कब फंक्शन कब हेल्ड किया है, 15 सितंबर को, यानी 15 सितंबर को प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट हो चुका है। और प्रोविजन ऑफ सर्विस जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देना है। आप 15 सितंबर में 30 डेज ऐड करोगे तो 15 अक्टूबर आएगा बराबर, 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर आएगा। अब उस केस में 15 अक्टूबर तक आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, तो आपको कंपैरिजन करना है 2 डेट्स के बीच में। पहला, प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है, यानी आपने सर्विस कब प्रोवाइड किया, तो 15 सितंबर को प्रोवाइड किया। और इन बैलेंस पेमेंट कब किया है, 12,000 वो आपने पेमेंट किया है बैलेंस पेमेंट ऑन 3 नवंबर, दैट इज क्वेश्चन में किया है कि 3 नवंबर को आपने बैलेंस पेमेंट किया है। अब बताओ व्हाट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, 15 सितंबर या 3 नवंबर। ओके 3 नवंबर, क्या बनेगा आपका आंसर, 15 सितंबर बन जाएगा, क्योंकि आपको 27 अक्टूबर देखना ही नहीं है, क्योंकि उसने टाइम पे इनवॉइस नहीं किया। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि 27 अक्टूबर अगर वो समझता है तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनवॉइस डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं बनता, क्योंकि उसने टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया, 30 डेज के अंदर इशू कर देना था। तो आपका आंसर बनेगा बी। नाउ एबीसी एंड कंपनी रिसीव कैश पेमेंट ऑन 4 अप्रैल, नो इनवॉइस इशू, कैश पेमेंट मिल गया और कोई इनवॉइस इशू नहीं किया, नो एंट्री इन द बुक्स, रेसिपिएंट रिकॉर्ड्स सर्विस ऑन 4 अप्रैल। तो देखो इसमें तो एक ही डेट है, हाँ ना, तो कोई ऑप्शनल नहीं बनता। और ऐसे रेसिडुअल केस में ऐसा बनता है कि इनवॉइस इज नॉट, if time of supply is not identifiable by any situation, so on the date on which recipient records the entry in the books of account, that date will become your time of supply. So that is why here 4th April will become your answer. Invoice issued on 20 September, सर्विस completed on 15 September, इनवॉइस 20 सितंबर को इशू किया है, सर्विस आपका 15 सितंबर को, और पेमेंट रिसीव्ड ऑन 10th अक्टूबर। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे सर्विस का केस है, मीन्स आपने सर्विस कंप्लीट किया है 15 सितंबर को, तो 15 अक्टूबर तक आपको इनवॉइस इशू कर देना था। तो आपने इनवॉइस की पहला कर दिया है, टाइम लिमिट में कर दिया है। तो अब आपको अब कंपैरिजन 15 सितंबर को भूल जाना है आपको। अब आपको डिसीजन लेना है 20 सितंबर एंड पेमेंट कब मिला है आपका 10 अक्टूबर, और ये दोनों डेट्स में आपको कंपैरिजन करना है। तो 20 सितंबर एंड 10 अक्टूबर, तो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं कि 15 सितंबर वो आंसर दे देंगे, और जबकि आंसर क्या है 20 सितंबर। क्यों आंसर 20 सितंबर बन गया, क्योंकि उसने टाइम पे इनवॉइस इशू कर दिया, 30 डेज के अंदर इशू करना था, क्योंकि ये फॉरवर्ड चार्ज है, सर्विस का केस है इसलिए। तो आपका आंसर वंस अगेन क्या आएगा, 20 सितंबर। Now invoice is issued on 25th October, इनवॉइस इशू किया है 25th अक्टूबर, यानी और सर्विस कंप्लीट हुआ है 15 सितंबर। तो यहाँ पे भी देखो इसने टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया, हाँ ना, 15 अक्टूबर तक कर देना था, 25th अक्टूबर को किया है, यानी अब आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट इंपॉर्टेंट बन जाता है, 15 सितंबर इंपॉर्टेंट बन जाता है, और पेमेंट मिला है 10th अक्टूबर। नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन आंसर, तो इट इज वेरी इजी, 15 सितंबर विल बिकम योर आंसर। Now legal service invoice issued on 17 February, आपका इनवॉइस इशू हुआ है 17 फरवरी को, पेमेंट मेड ऑन 3 नवंबर, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। अब देखो
यहाँ पे इनवॉइस इशू करते हैं ना, उसके बाद 60 डेज ऐड करना है। तो मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल 17 या ऐसा कुछ आएगा, अप्रैल 17 के आसपास आएगा। बट आपका पेमेंट हुआ है 3 नवंबर को, तो आपका आंसर क्या बनेगा? तो अगर आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है, क्योंकि फेब्रुवरी में 28 डेज होता है ऐसा मान लेते हैं, तो उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 19 अप्रैल आएगा। हाँ, अगर आप 60 डेज ऐड करोगे तो उसके अंदर, हाँ, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सी बनेगा 19 अप्रैल का, क्योंकि आप 17 फरवरी में 60 डेज ऐड करोगे तो जो आपका 61st डे आएगा वो 19 अप्रैल आएगा। और 19 अप्रैल और 3 नवंबर ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करना था आपको, तो 19 अप्रैल आ जाएगा। बराबर, आप कैलकुलेट कर लेना डेज तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी अगर आप कैलकुलेट नहीं करो तो आपको, हाँ अप्रैल एक ही है, तो आप ऑप्शन से भी जज कर सकते हो कि यहाँ पे 19 अप्रैल जाएगा। हाँ, अगर आपको 18 अप्रैल 19 अप्रैल दिया होता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, बट यहाँ पे तो ऐसा दिया नहीं है, अप्रैल के खाली एक डेट दिया है, तो दैट विल बिकम योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, सर्विस प्रोवाइडेड ऑन 4th एंड 5th सितंबर। आपने सर्विस कब प्रोवाइड किया है? 4th या 5th सितंबर। एंड ये इनवॉइस इशूड ऑन 19th नवंबर। जब भी सर्विस का केस है और अगर कुछ बोला नहीं है रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज, तो फॉरवर्ड चार्ज समझने का, और आपने सर्विस प्रोवाइड किया है 4 सितंबर का, आपको इनवॉइस इशू कर देना है सब, हाँ नवंबर को इशू कर देना है आपको, 4 या 5 नवंबर को इशू कर देना है। तो अब आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या किया है कि इनवॉइस इशूड ऑन 19 नवंबर, तो आपका इनवॉइस तो 19 नवंबर, यानी आपने टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया। तो व्हाट विल पेमेंट मेड इन दिसंबर, पेमेंट तो और लेट गया है, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? तो जो 4th 5th सितंबर, तो इसमें आपका आंसर 5th सितंबर है, जो कि एक्चुअली दोनों होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ना एक डेट अपने चेंज कर लेते हैं तो आंसर में कंफ्यूजन ना हो। तो 5th सितंबर को आपने इशू किया है, सर्विस प्रोविजन ऑफ सर्विस किया है, इसलिए वो 5th सितंबर आंसर बन जाएगा। इनवॉइस इज इशूड ऑन 7th सितंबर, सर्विस कंप्लीटेड ऑन 1st अगस्त। चलो आप 1st अगस्त को किया, तो अब आपको 1st सितंबर तक आपको इनवॉइस इशू कर देना था, और उसने इनवॉइस इशू किया है 7 सितंबर। अब आपके लिए 7 सितंबर भूल जाओ, अब आपका बना टाइम 1st अगस्त, और पेमेंट आपका हुआ 28 सितंबर, यानी पेमेंट पहले हो चुका है भाई, रन है। तो अब आपका पेमेंट देखो, दो डेट के बीच में कंपैरिजन करना है, सर्विस कंप्लीटेड ऑन 1st अगस्त एंड पेमेंट रिसीव्ड ऑन 28 सितंबर, तो दोनों में से पहले क्या आएगा? 1st अगस्त विल बिकम योर आंसर। नाउ इनवॉइस इशूड ऑन 17th सितंबर, सर्विस कंप्लीटेड ऑन 4th अगस्त, 14th अगस्त, और आपने इनवॉइस 17, अब 14 अगस्त को आपका सर्विस कंप्लीट हुआ है, तो आपको 14th सितंबर तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है, बट आपने टाइम पे नहीं किया, तो अगेन 14 अगस्त विल बिकम प्रोमिनेंट डेट फॉर यू, क्योंकि टाइम पे इशू नहीं हुआ ना। 14 अगस्त को करना था, तो 14 सितंबर तक करना। ओके, नहीं बराबर है कि इनवॉइस टाइम पे इशू किया है, तो 7 सितंबर है, एंड पेमेंट आपको कब मिला है? 28 सितंबर। तो व्हाट नाउ फॉरगेट 14th अगस्त। ओके, आपको किसको ध्यान में रखना है? 7th सितंबर एंड 28 सितंबर। सो आंसर इज 7 सितंबर। पेमेंट मेड ऑन 3rd अगस्त, अब पेमेंट यहाँ पे 3rd अगस्त को हुआ है, सर्विस कंप्लीट हुआ है 15 सितंबर को, अगेन ऐड कर दो 15 अक्टूबर विल योर नेक्स्ट डेट। इनवॉइस इशूड ऑन 7 सितंबर, यानी टाइम पे इनवॉइस इशू हुआ है, तो टाइम से पहले हुआ है इनवॉइस इशू, बराबर है, क्योंकि जब आपने सर्विस कंप्लीट किया उससे भी पहले इनवॉइस इशू कर दिया, तो इनवॉइस डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 7 सितंबर को, और पेमेंट कब हुआ है? 3rd अगस्त। अब इसमें से जो भी पहले आएगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, तो 3rd अगस्त आपका आंसर बनेगा। नाउ राम एंड कंपनी इशू इनवॉइस ऑन 2nd दिसंबर फॉर कस्टमाइज शूज, उसने कस्टमाइज शूज के लिए 2nd दिसंबर को इनवॉइस इशू किया है। गुड्स कलेक्टेड बाय कस्टमर ऑन 7th दिसंबर, कलेक्टेड किया 7 दिसंबर, पेमेंट क्रेडिटेड ऑन 8 दिसंबर,
व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, यहाँ पे भी सीधा सीधा आप देख सकते हो, विदाउट अप्लाइंग मच थिंकिंग आपका आंसर बन जाता है। ये गुड्स इनवॉइस आपने 2 दिसंबर को इशू कर दिया है और ये गुड्स का केस है और ये वाउचर के से थोड़ा बहुत रिलेटेड लग रहा है और गुड्स आपने कलेक्ट किया है 7 दिसंबर को और आपने जब इनवॉइस इशू किया है तब सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर गोइंग टू रिडीम द वाउचर, तो कि फॉर परचेज ऑफ शूज, सो दैट इज वाई आपका 2 दिसंबर को आपका आंसर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स एडवांस ऑन 5th जनवरी फॉर आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए उसको एडवांस मिलता है, तो ये एडवांस आपका टाइम ऑफ सप्लाई में कंसीडर होता है। डिजाइन डिलीवर्ड ऑन 23 अप्रैल और डिजाइन को डिलीवर किया था 23 अप्रैल को। इनवॉइस इशूड आफ्टर 30 डेज लिमिट और इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और आपको 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देना था बट वो डेट दिया ही नहीं है। अब आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ 23 अप्रैल और एडवांस हुआ था 5th जनवरी, तो व्हाट विल बी द योर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, इन केस ऑफ सर्विस, तो 5th जन आपका आंसर बन जाएगा, तो 5th जनवरी विल बिकम योर आंसर। 150 कार्टून्स डिस्पैच ऑन 2 अगस्त, 150 कार्टून्स आपने 2 अगस्त को डिस्पैच किए, नो इनवॉइस इश्यूड, कोई इनवॉइस इशू नहीं किया, नो पेमेंट रिसीव्ड, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो देखो जो डेट दिया है वही आपको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज नो अदर डेट्स आर गिवन, सो सिंपल है। नाउ कबीरा इंडस्ट्रीज पेज ट्रांसपोर्टर्स ऑन 17 जून, पेमेंट हुआ 17 जून को, गुड्स ट्रांसपोर्टेड ऑन 20 जुलाई, यानी सर्विस प्रोवाइड किया 20 जुलाई को, प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ 20 जुलाई को और आपको इनवॉइस इशू कर देना था 20 जुलाई में, आप ऐड करते हो अगस्त, 20 अगस्त तक आपको इनवॉइस इशू कर देना था। ओके, इनवॉइस इशूड ऑन 22 जुलाई, यानी टाइम पे हो गया है क्योंकि जुलाई में आपने गुड्स है ना, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना था, तो आपने तो 2 दिन के बाद ही इनवॉइस इशू कर दिया है 22 जुलाई, तो आपको इनवॉइस का डेट देखने का 22 जुलाई एंड प्रोविजन ऑफ, अब आपने प्रोविजन ऑफ सर्विस पेमेंट कब हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो पेमेंट हुआ है 17 जून को हो गया है, भले आप 20 जुलाई कंसीडर ना करो बट आपको इनवॉइस और पेमेंट के बीच में तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, तो 27 जुलाई जून ए विल बिकम योर आंसर। जर्मन कंपनी सेंड इनवॉइस ऑन May 4, ओके, एंड एबीसी लिमिटेड रिकॉर्ड सर्विस ऑन May 1, अब सर्विस रिकॉर्ड कब किया है May 1, पेमेंट मेड ऑन July 2, देखो यहाँ पे भी ध्यान में रखना है कि पेमेंट रिकॉर्ड कब किया है सर्विस May 1 को और पेमेंट कब हुआ है July 2 को, तो आपको सर्विस का रिकॉर्डिंग डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे May, एंड इनवॉइस जर्मन कंपनी सेंड इनवॉइस ऑन May 4 और May 4 को इसने इनवॉइस इशू कर दिया है, तो ये अब इसमें व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो इसमें क्या बनेगा आपका, देखो आपका पेमेंट रिकॉर्ड कब हुआ है May 1 को हुआ है बराबर, और पेमेंट कब हुआ है तो कि जुलाई 2, ये तो चला जाएगा, ये ऑप्शन में आएगा नहीं, अब आपको डिसीजन लेना है कि इनवॉइस कब इशू हुआ है 4 में एंड पेमेंट कब रिकॉर्ड हुआ है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब रिकॉर्ड हुई है May 1, तो आंसर आएगा May 1। इनवॉइस इशूड ऑन 7th February, सर्विस प्रोवाइडेड ऑन 15 जनवरी, इनवॉइस आपका 7 फरवरी को इनवॉइस हुआ है और 15 जनवरी को सर्विस कंप्लीट हुआ है, तो आपको 15 जनवरी में अगर आप ऐड करोगे तो 15 फरवरी आएगा, तो 15 फरवरी तक इनवॉइस इशू कर देना था, तो उसने 7 फरवरी तक इनवॉइस इशू किया है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो 7 फरवरी विल बिकम योर इफेक्टिव डेट। Now service provision date is not effective, so you have to make comparison between 7 February and payment 18th April. So which one come first, 7 February or 18th April? 7 February. Okay, so that will become your, and bank debit on 20 April. तो आपको पेमेंट डेट क्या हुआ 18 अप्रैल या 20 अप्रैल, तो 18 अप्रैल, ओके, क्योंकि रिसीव यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट आपको ढूंढना है, और व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, तो ये सर्विस है भाई, तो आपको इनवॉइस रिवर्स चार्ज में 60 डेज के अंदर इश्यू कर देना था, तो आपका ये 15 जनवरी बोला, उसके अंदर आप 60 डेज ऐड करोगे तो फरवरी मार्च वहां तक जाएगा आपका, और
बट आपने तो इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया है 7 फरवरी, तो ठीक है 60 डेज के अंदर कर दिया है, तो 7 फरवरी विल बिकम योर आंसर, क्योंकि यहाँ पे आंसर सी दिया है। लेट्स रीथिंक इट। इनवॉइस इशूड ऑन 7th फरवरी, इनवॉइस इशू किया है आपने 7 फरवरी को। सर्विस प्रोवाइडेड ऑन 15 जनवरी, जनवरी में आप 30 आप डेज ऐड करोगे, 60 डेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स चार्ज है, 30 डेज नहीं ऐड करना पड़ेगा, तो फरवरी एंड अप्रैल आएगा, तो मार्च के आसपास आएगा। पेमेंट मेड ऑन 18 अप्रैल, बैंक डेबिट 20 अप्रैल। तो देखो ये इनवॉइस है ना टाइम पे इशू हो चुका है, तो आई थिंक यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, 7 फरवरी विल बिकम योर आंसर। 9th अप्रैल तो कोई हिसाब से नहीं आएगा, तो दैट इज द रॉन्ग आंसर, ए विल बिकम योर आंसर। मिस्टर एक्स सप्लाइज गुड्स ऑन 1st January, पेमेंट रिसीव्ड ऑन 2nd February with 2000 इंटरेस्ट, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे एडिशन इन वैल्यू हुआ, तो जिस दिन एडिशन हुआ है वही आपका 2nd Feb बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1st January आपको नहीं देखना है, क्योंकि वैल्यू एडिशन 2nd Jan को हुआ है। गुड सप्लाई ऑन 3rd October, इनवॉइस इशूड ऑन 5th October, गुड्स आपके सप्लाई किया 3rd October को, इनवॉइस इशू किया 5th October को। अब यानी आपने पहले ये देखो कि टाइम पे इनवॉइस इशू हुआ है नहीं हुआ है, गुड्स का केस है, तो उसमें तो जिस दिन गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लाई होता है उसी का देखना पड़ता है, 3rd October। पेमेंट देखना नहीं है आपको, तो यहाँ पे आपका 3rd October ये आपको आंसर बन जाएगा, बराबर। भले आपने इनवॉइस लेट 2 दिन के बाद इशू किया है, बट वो 2 दिन नहीं चलता है, वहां पे तो उसी टाइम पे इनवॉइस इशू कर देना है एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। इनवॉइस इशूड ऑन 7 September, पेमेंट रिसीव्ड ऑन 15 September, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर यही दो ही डेट दिया है आपको और कुछ भी नहीं बोला है सर्विस गुड्स, तो आपको जो पहले आता है वो ले लेने का, 7th September विल बिकम योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, ABC Limited receive service from Associated Enterprise on May 1, recorded in the books, payment made on July 2, what is the time of supply। तो दोनों में से जो भी पहला आता है वो आपको Associated Enterprise में, तो May 1 आपका आंसर बनेगा। नाउ कंपोजिशन स्कीम थोड़ा बहुत फटाफट एकदम देख लेते हैं, उसके रिलेटेड MCQs है। तो पहले देखो कंपोजिशन स्कीम, एक क्विक रिवीजन, कैप मैन्युफैक्चरर ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में आते हैं, और उनके लिए लिमिट क्या है 1.5 CR एंड 75 लाख फॉर 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 1% फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स, बट याद रखना ट्रेडर्स में सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर होता है और मैन्युफैक्चरर में टोटल टर्नओवर होता है, एंड रेस्टोरेंट के लिए 5% टैक्स रेट है। और जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, उसके लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A है, और उसके लिए लिमिट है 50 लाख, और उसका रेट है 6%, 3% CGST एंड 3% SGST/UT/GST। ये आपको याद रखना है। एलिजिबल कंडीशंस क्या है, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, यानी 1.5 CR या 75 लाख या 50 लाख, उससे कम का टर्नओवर है तो वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, पिछले साल का, इस साल का नहीं, बराबर। और सप्लाई आर इंटर स्टेट ओनली, और आपका विद इन द स्टेट में ही आप सप्लाई कर सकते हो, तभी आप कंपोजिशन, यानी भले आप लास्ट ईयर इंटर स्टेट कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा, बट इस साल से अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते। नो एंगेजिंग, देखो यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, और वंस यू हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट TCS, वो आप नहीं कर सकते, एंड सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट टैक्स TCS, वो आप नहीं कर सकते, यानी TCS अगर आप टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है तो वो कलेक्ट नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, अगर आप कोई ट्रेडर आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स एक्सेट्रा उसका सेलिंग करता है तो वो भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। नाउ मैन्युफैक्चरर, है ना, याद रखना ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ। कैजुअल और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी
ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको ये याद रखना है। देखो ये समरी याद रखोगे तो आपको बड़े क्वेश्चंस में भी याद आएगा और बहुत आसानी से आप बड़े क्वेश्चंस में अगर आपको पॉइंट्स याद होगा तो लिख सकते हो। परमिसिबल सर्विस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, यानी कौन सी सर्विस परमिसिबल है। तो अगर आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में जाते हो तो आपको गुड्स ही सप्लाई करना है, बट आप सर्विस भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो उसके लिए एक लिमिट दिया है कि 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिसने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का स्कीम लिया है कंपोजिशन का, जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है, और उसको सर्विस भी साथ साथ में प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? हाँ, तो तुम प्रोवाइड कर सकते हो। कितना प्रोवाइड कर सकते हो? 10% ऑफ योर aggregate turnover of the preceding financial year and 5 lakh whichever is higher higher. Interest income from deposit loans advance is excluded from this limit, यानी जब भी आप टर्नओवर का लिमिट फाइंड आउट करते हो तो ये आपको इंटरेस्ट इनकम जो है डिपॉजिट या एडवांस से मिलता है वो आपको कंसीडर नहीं करना है। व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर का एक सिंपल डेफिनेशन है, आपको सारे टैक्सेबल, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑन रिवर्स चार्ज एंड इनवर्ड सप्लाई, ये सिर्फ आपको माइनस करना है। कंप्यूटर ऑन ऑल इंडिया पैन बेसिस एंड टर्न ओवर इन ए स्टेट एंड यूटी, सप्लाई मेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट और यूटी एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड एग्जाम्ड इंटरेस्ट इनकम। तो ये आपको टर्नओवर की डेफिनेशन है। तो ये सारा ऐड करना है, खाली क्या ऐड नहीं करना है? जो भी जीएसटी है वो ऐड नहीं करना है। ऑल द इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल वो भी आपको ऐड नहीं करना। बाकी सारा एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, देन इंटरस्टेट सप्लाई सब कुछ ऐड करना है आपको। यानी इसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? अगर आपको कंपोजिशन लेना है तो CMP 02 भरना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली पेमेंट करना है तो GST CMP 08 भरना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो GSTR 4 भरना पड़ेगा। और यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट्स के बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता, बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। डिस्प्ले और हर एक नोटिस पे उसको हर एक साइन बोर्ड पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एट ए बिजनेस प्रीमाइसिस ऑन बिल्स सब पे लिखना पड़ेगा कि ये कंपोजिशन डीलर है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, और कस्टमर से टैक्स भी नहीं ले सकता। अब क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे, इस के रिलेटेड अपने MCQ सॉल्व करेंगे, बट ये एक विड्रॉल का भी केस है। स्कीम लैप्स ऑटोमेटिकली, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है तो स्कीम में से आप अपने आप निकल जाते हो, आपको विड्रॉल का इंटीमेशन करना पड़ेगा। दिस अथॉरिटी मे डिनाई द स्कीम इफ कंपोजिशंस आर वायोलेटेड, यानी अथॉरिटी के पास पावर होता है कि अगर आपका कंपोजिशन स्कीम का जो भी कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो फॉलो नहीं कर सकते तो अथॉरिटी कैन टेल यू टू विड्रॉ फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम। मस्ट फाइल स्टॉक डिटेल्स विद इन 30 days ऑफ विड्रॉल, और जब वो विड्रॉल करता है तो उसके पास कितना स्टॉक है वो सारा बताना पड़ेगा, क्योंकि उससे टैक्स का कैलकुलेशन होगा। पेनल्टीज, अगर इनएलिजिबल है कंपोजिशन के लिए और फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम लेता है तो 73, 74 एंड 74A में पेनल्टीज लगता है। एडवांटेज क्या है इसका? तो लो टैक्स रेट्स है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस है, रिड्यूस रिकॉर्ड कीपिंग है और सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। इससे आप अपने आप पॉइंट बना के लिख सकते हो बराबर। अगर एग्जाम में ये बड़े क्वेश्चन में आता है, चलो फटाफट इसका आंसर दो। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग इनटू कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 फॉर मोस्ट स्टेट? मोस्ट स्टेट के लिए 1.5 ईयर, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 75 है। फटाफट आंसर देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1? तो कौन एलिजिबल नहीं है? तो ट्रेडर ऑफ एग्जाम गुड्स वो एलिजिबल है, बट खाली एक इसमें ऐसा है जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम वो नहीं है। बाकी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी है, ट्रेडर ऑफ टैक्सेबल गुड्स के लिए भी कंपोजिशन स्कीम है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए वेरी गुड 5% है, टोटल रेट 5% है, CGST और SGST का रेट 2.5%, 2.5% है। नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, यानी ये दूसरा स्कीम है। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट फॉर सर्विस प्रोवाइडर टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? बताइए कि अगर कोई कंपोजिशन स्कीम सर्विस प्रोवाइडर के लिए है तो उसके लिए लिमिट क्या है? 1 करोड़, 75 लाख, 50 लाख और 1.5 करोड़, 50 लाख है। आंसर क्या है इसका? 50 लाख, क्योंकि ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A है।
तो आंसर बनेगा 50 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर ऑप्टिंग इनटू अ कंपोजिशन स्कीम। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? मस्ट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। नहीं भाई, टैक्स कस्टमर से तो नहीं कलेक्ट कर सकते। मस्ट इश्यू टैक्स इनवॉइस, ये भी गलत है, क्योंकि आप बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करोगे, टैक्स इनवॉइस कभी भी इश्यू नहीं करोगे आप। वो मस्ट एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, और दूसरे स्टेट में आप आउटवर्ड सप्लाई करिए, ये भी गलत कंडीशन है इसका। तो अब जो बचता है वही आपका आंसर बनेगा। मस्ट बी ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी एनआरडीपी तो नहीं है होना चाहिए, तो ये सही आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो डी, सॉरी, मस्ट नॉट एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, आपने क्वेश्चन गलत समझा। हाँ, नॉट है यार, यानी अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिंग इनटू अ कंपोजिशन स्कीम। तो वैसे ये गलत मेरे को लग रहा है, क्योंकि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है तो क्या होना चाहिए? तो हाँ, तो बराबर ने तो टैक्स इनवॉइस भी नहीं इश्यू करना है, मस्ट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। तो ये आपका ये ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं है कि आप कलेक्ट टैक्स कस्टमर से नहीं कर सकते, टैक्स इनवॉइस भी इश्यू नहीं कर सकते। मस्ट नॉट एंगेज, यानी ये इंटरस्टेट वाला आप सप्लाई नहीं कर सकते, वो थोड़ा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन सकता है, अप्रोप्रिएट आंसर है। व्हाट इज द टैक्स रेट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, यानी वो अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम है ना, उसके लिए है कि क्या है, उसके दूसरे स्कीम है, जो दूसरी स्कीम उसके लिए टैक्स रेट क्या है, तो 6% है, बराबर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स डिसक्वालीफाइज फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। इसमें से कौन सा गुड्स है जैसे ही आप सप्लाई करोगे तो आप कंपोजिशन स्कीम में से निकल जाओगे? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, आइसक्रीम है, आपका आंसर आ जाना चाहिए पैकेज फूड एंड फर्नीचर, तो आपका आंसर है आइसक्रीम है यहाँ पे। Now next one, a composition dealer is required to file which of the following forms quarterly। तो अगर पेमेंट करने के लिए उसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? GST CMP 08 भरना पड़ेगा। Now next one, which of the following is not included in aggregate turnover composition eligibility, यानी अगर कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी में आना है तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड नहीं होता है वो आपको बताना है। तो आंसर है एग्जाम सप्लाई तो आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आता है, इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज ये नहीं आता। तो आपका आंसर सी बनेगा, इंटरस्टेट सप्लाई तो इंक्लूड होता है, प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेट करते हैं इसलिए। नाउ अ पर्सन opting for composition scheme under section 10 subsection 1 can supply service other than restaurant up to, क्या लिमिट है उसका, कि अगर वो कंपोजिशन स्कीम में जाता है तो क्या लिमिट है उसका? तो यहाँ पे 10 लाख या 5 लाख और 10% ऑफ टर्न और विच एवर इज हायर, तो ये बी ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, इसमें से कौन सा कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं है? लोअर टैक्स, ये तो बेनिफिट है, सिंपल कंप्लायंस, ये भी बेनिफिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब भी आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता। तो आंसर सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कंपोजिशन डीलर, अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में जाता है तो उसको क्या मैंडेटरी डिटेल फाइल करना पड़ेगा? इश्यू टैक्स इनवॉइस, mention composition taxable person on bill of supply, collect GST from customer and file GSTR 1 monthly। तो आपको ये बी वाला ऑप्शन है ना, वो आंसर बनेगा कि उसको लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, अगर आप 10 2A में क्या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है वो ढूंढना है। तो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, तो यही ऑप्शन है आपका नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी पिछले साल का अगर आपका टर्नओवर है कुछ तो आप क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता, तो आप दूसरे स्टेट में सर्विस सप्लाई करते हो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करता। यहाँ पे भी थोड़ा ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, बराबर। नेक्स्ट वन, which of the following is not a notified goods for disqualification under section 10 subsection 1, ये पहली स्कीम की बात है, 10 1 बोलता हूं तो पहली स्कीम, 10 2A बोलता हूं तो दूसरी स्कीम। तो इसमें कौन सी चीज है नॉट डिस्क्वालिफाइड, यानी आपको ऐसी चीज ढूंढना है जिसका आप कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हो बेनिफिट। तो टोबैको नॉट अलाउड है, पान मसाला नॉट अलाउड है, आइसक्रीम नॉट अलाउड है, तो अब ऑप्शन जो डी है वही है आपका आंसर, पैकेज राइस। नाउ नेक्स्ट वन, which of the following is true about a person opting for composition scheme, यानी अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, ये तो गलत है कि वो बोलता है कि ले सकता है। कैन मेक इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ये भी गलत है। कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, ये आंसर सही है, बराबर ना, क्योंकि वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता टैक्स। मस्ट फाइल मंथली रिटर्न्स, तो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बट वो सी वाला सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेट
फॉर ए ट्रेडर अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रेट फॉर ट्रेडर अंडर कंपोजिशन स्कीम। ट्रेडर के लिए क्या रेट है? 0.5% टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाई, ये एकदम प्रॉपर आंसर है, क्योंकि 1% ऑफ टोटल टर्नओवर और एक ऑप्शन होना चाहिए 5%। तो यहाँ पे ना ट्रेडर अगर बोला है तो क्या आएगा? 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल टर्न, ये भी गलत आंसर है। एक्चुअली आंसर आना चाहिए यहाँ पे 1% आना चाहिए, क्योंकि 0.5% तो CGST एंड SGST का रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1% आएगा आंसर।